इधर देखो जरा बेटा, सबसे पहले इसकी ओटी तैयार करो। ठीक है, इस पार्ट में, सब पार्टों में से ओटी आने होंगे। ठीक है, बताते जा रहे, जल्दी जल्दी करते जाना। ठीक है, इधर देखो, ओटी की अगर हम बात करें, ये प्रश्न तो आप तैयार कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम ओटी की बात करें, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात करें, तो वस्तुनिष्ठ हम यहाँ समझाते जा रहे हैं, और उस तरह के और भी वस्तुनिष्ठ आ सकते हैं, उनको भी हम समझा देंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहले हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन चल रहा, तो हाइड्रोकार्बन 3 प्रकार के होते हैं, ये सबको पता। पहला होता है एल्कीन, दूसरा होता है सर एल्कीन, और तीसरा होता है सर एल्काइन, है ना। 3 तरह के होते हैं। अब ये जो 3 तरह के होते हैं बेटा, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन। अब अगर हम बात करें एल्कीन की, तो इसका सामान्य सूत्र सबको पता, CnH2n प्लस 2। इसका होता है सर CnH2n, इसका होता है सर CnH2n माइनस 2। क्लियर। अब हमें पता है जैसे CH4 है, तो सर ये तो हम बहुत पहले से पढ़ते आए, मैथेन, मैथेन है सर ये। अगर ये 2 हो जाते हैं C2H6, तो ये हो जाता है एथीन, है ना। और इसी तरह अगर ये C3H8, इसको बोलते हैं सर प्रोपेन। ऐसे ही अगर सर C4H10 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। और ये तो लगभग हमें याद है। क्लियर। अब अगर हम बात करें, सब में से हम 2-2 हाइड्रोजन कम कर दें, कितने कितने हाइड्रोजन, इस फॉर्मूले के अनुसार। देखो +2 है, इसमें +2 नहीं है, तो 2-2 कम हो गए, है ना। 2-2 कम हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा C2H4, ये हो जाएगा C3H6, और ये हो जाएगा C4H8। तो अब सब में ईन लग जाएगा। क्या लग जाएगा बेटा? ईन। मतलब ये हो जाएगा मैथीन, ये हो जाएगा एथीन, ये हो जाएगा प्रोपीन, ये हो जाएगा ब्यूटीन। ऐसे ईन वाले आते हैं। अब और 2 घटा दें, तो यहां केवल C बचेगा और H बचेगा। इसमें अब 2 कम कर दोगे तो ये बचेगा C2H2, इसमें कम करोगे तो ये बचेगा C3H4, इसमें कम करोगे तो ये हो जाएगा C4H6। क्लियर। और इनमें सब में आयन लगेगा, नाम के अंत में आयन लग जाएगा, तो ये हो जाएंगे आपका मैथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन। क्लियर। ठीक। अब ये कुछ होता नहीं है, इसको हटाओ, इसको हटाओ, तो ये याद रखने इनके नाम। ठीक है। अब इसमें ओटी क्या आती है? ओटी सबसे पहले वो ये पूछेगा एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र क्या होता है। क्लियर। या ये पूछ सकता है इसका नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है। नाम पूछ सकता किसी का, अभी C2H2 को क्या कहते, आगे समझ, यह पूछ सकता। अब इसी को एक नाम और है इसका, एसिटिलीन। कभी कभी वो ओटी में पूछ लेता है एसिटिलीन का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो एसिटिलीन का सूत्र ये C2H2। क्लियर। क्लियर। ज्वलनशील गैस कौन सी है, तीव्र ज्वलनशील गैस कौन सी है, तो तीव्र ज्वलनशील गैस यही है। गैस तो ये भी है, मीथेन भी जलती है, लेकिन उससे ज्यादा तीव्रता से कौन जलती है, एसिटिलीन। क्लियर। वेल्डिंग वाले इसका उपयोग करते हैं, जो वेल्डिंग मशीन में जो काम में आती है वो एसिटिलीन काम में आती है। क्लियर। चलो ये हमें पता चल गया। अब ओटी कैसे आएगी? ओटी इसके अलावा क्या आ सकती, ओटी ये आ सकती है, इनकी संरचना सूत्र बनाना आना चाहिए आपको। संरचना सूत्र कैसे बनते वो भी हम यही सिखा दे रहा है। जैसे हमने कहा C4H10 का बनाना है, तो तुम कह दोगे 4 कार्बन लिख दो, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दो। अगर ईन होता तो बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, आयन होता तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, है ना। तो ये तो ईन का बना रहा है, तो कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे इससे, सबको पता 4-4 जुड़ते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इससे 3 जुड़ेंगे, इनसे 2 2, इनसे 3। आ गया समझ में? लास्ट वालों से 3-3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, बीच वालों से 2 2 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, सबको पता है। क्लियर। आ गया समझ में? तो जब तक आपको ये नहीं आएगी, आप ओटी दूसरी वाली नहीं कर पाओगे। वो दूसरी ओटी क्या है, इसमें पूछता है वो सिग्मा और पाई बॉन्ड कितने हैं, है ना। तो अगर हम बात करें इसमें सिग्मा और पाई बंद की, तो आप कह दोगे इसमें सभी सिग्मा बंद हैं, क्योंकि सिंगल वाले सब सिग्मा होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्मा बॉन्ड है सर इसमें। क्लियर। अगर यही अपन किसके लिए बनाते, इसके लिए बनाते, मान लो C4H8 के लिए बनाते, तो यहां क्या लगा देते, डबल बॉन्ड, और यहां से एक H क्या कर देते, कम, और यहां से भी एक H क्या कर देते, कम, दोनों का एक H कम कर देते। तो अब इसमें कितने हैं, तो आप अब गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सर इसमें 11 तो है सिग्मा और 2 कौन से हैं, पाई। क्लियर। अब इसी में अगर ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे तो आप तुरंत कह दोगे सर ये यहां से H गया, यहां से H गया।
अब इसमें सिग्मा बॉन्ड गिनो तो तुम कह दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 सिग्मा बॉन्ड है सर। बाकी कितने बचे? 4, 4 काय को बचे 2, ठीक, 2 क्या है? पाई। क्लियर? ये ओटी में पूछा जा सकता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड। क्लियर? अब इसी में और ओटी बनती है, इसी में से ओटी ऐसी ही आएंगी, इसमें से और ओटी क्या बनेंगी? इसमें से और ओटी ये बनती है कि वो ये पूछ सकता है आपसे कि जैसे मान लें कि आपका ये लिखा है सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, तो यहां ध्यान रखना है अगर एक कार्बन दो कार्बन के बीच में एकल बंध है, एक बंध है केवल, तो हमेशा ये sp3 संकरण दर्शाएगा और ये भी sp3 संकरण दर्शाएगा। अगर दोनों कार्बन के बीच डबल है तो फिर ये sp2 ओटी में आता है। अगर एक कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच 3 बॉन्ड है तो ये sp दर्शाएगा, ये भी sp दर्शाएगा। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? आता है ओटी में। अब मान लें कि यहाँ डबल है, यहाँ डबल है, तो अब वो पूछ रहा कि इनमें कौन कौन से कार्बन कौन कौन सा वो दर्शाएंगे, तो आप कह दोगे सर ये तो sp3 दर्शाएगा, ये भी sp3 दर्शाएगा, ये sp2 दर्शाएगा, ये भी sp, खत्म काम। क्लियर? आ गया समझ में? अब ऐसे मान लो उसने ये दे दिया, ये अब जल्दी बताओ कौन कौन से बॉन्ड कौन कौन से संकरण दर्शाएंगे, तो ये कौन सा दर्शाएगा? sp3 ये, sp ये भी, ओके ओटी तैयार। आ गई समझ में? समझ में आ गई? आ गई समझ में? चलो आगे बढ़े, इधर देखो वो। अब ये मान लें कि आपके पास ये है सी डबल बॉन्ड से सी डबल बॉन्ड से सी, इससे क्या जोड़ा? एक H, इससे क्या जोड़ा? एक H, और क्या जोड़ा? एक CH3, इससे भी क्या जोड़ा? एक CH3, इसमें भी क्या जोड़ा? एक CH3, यहां भी क्या जोड़ा? एक CH3, इसमें क्या जोड़ा? H, इसमें H। देखो दोनों संरचना एक सी है, बस CH3 का अंतर हो गया, ये CH3 इस तरफ आ गया, ये H इस तरफ आ गया। क्लियर? आ गया समझ में? अगर एक ही तरफ है तो इसको क्या बोलते हैं? समपक्ष। क्या बोलते हैं? और अलग अलग है तो विपक्ष। कौन सी समाव्यवस्था का उदाहरण है? समपक्ष विपक्ष समाव्यवस्था का। क्लियर? क्लियर? अब यहां देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलेंगे सर ब्यूटीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन है। लेकिन पहला कार्बन छोड़, देखो दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड है, पहले कार्बन पर डबल है क्या? नहीं, दूसरे पर डबल है, तो इसको बोलेंगे 2 ब्यूटीन। तो अगर कोई पूछता है 2 ब्यूटीन में कौन सी समाव्यवस्था होती है, ओटी में पूछा जा सकता। क्लियर? आ गया समझ में? आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं आपके ज्यामितीय समाव्यवस्था किन में पाई जाएगी, तो ध्यान रखना ज्यामितीय समाव्यवस्था हमेशा इनमें पाई जाएगी। ज्यामितीय समाव्यवस्था किसमें होगी? एल्कीन में। हमेशा किसमें होगी? एल्कीन में। क्लियर? अब वो ये पूछ लेता है कभी कभी संरूपण होता है, संरूपण में 2 रूप होते हैं बेटा, एक होता है ग्रसित रूप और एक होता है सांतरित रूप। अब ये ग्रसित सांतरित क्या है उससे तुम्हें मतलब नहीं है, अगर वो पूछे स्थायी रूप कौन सा है तो ये बस खत्म। ये पूछ लेता है संरूपण में स्थायी रूप कौन सा होता है? सांतरित। ठीक है? और अस्थायी ग्रसित। इसके बाद वो ये पूछ सकता है, ऐसे एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र क्या होगा सर? Al4C3, ये एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र है। कार्बन की संयोजकता कितनी होती? 4, एल्यूमिनियम की संयोजकता कितनी होती? 3, तो जाके नीचे एल्यूमिनियम कार्बाइड का सूत्र, और इसकी क्रिया कैसे करा रहा है? जल से। कैसे क्रिया करा रहा है? जल बोले तो H2O से, H2O से। कितने H2O ले लो? 2 ले लो। 2 H2O से जैसे ही इसकी क्रिया होगी जल से, तो कार्बन गिनू कितने हैं पहले, तो कार्बन तुम कितने हैं? 3, तो यहां ले लिया अपन ने C। ठीक है? और ये जो आपका कार्बन है 3, ये 3 कार्बन के आगे 3 आ जाएगा। ठीक है? 3 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है? 3। अब इससे हाइड्रोजन जोड़ने, कितने हाइड्रोजन जोड़ने? तुम्हें जोड़ने कितने हाइड्रोजन? कम से कम तुम्हें जोड़ने 4 हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन से। तो गौर से देखो हाइड्रोजन कितने हैं, तो तुम क्या 4 तिया 12, और इतने हाइड्रोजन कितने हैं? ये तो 6 लगाओ, अब हो गए 12, हो गए 6, 12 हो गए। क्लियर? अब इतने आओ, ऑक्सीजन कितने हैं तुम्हारे पास? 1, 6 हैं ऑक्सीजन, 1 नहीं 6। क्लियर? ऑक्सीजन कितने हैं? 6, और Al कितने हैं? 4। अब एक सूत्र होता है बेटा, सब जानते, Al2O3 होता, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना। आगे समझ में? Al2O3। अब इस वाले सूत्र को इस वाले सूत्र से बैलेंस करना है, तो एल्यूमिनियम 4 करना है तो 4 कर दो, और ऑक्सीजन कितने करने? 6, तो वैसे ही 6 हो गए, 3 दूनी 2 दूनी
तो Al2O3 की हमने कितने लगा दिए, 2। तो गौर से देखो, वो ये पूछेगा एल्यूमिनियम कार्बाइड की जल से क्रिया करने पर कौन सा हाइड्रोकार्बन बनता है, ओटी में पूछता है। मीथेन क्या बनती है, अगर एल्यूमिनियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराएगी क्या बनेगा, क्या बनेगा, मीथेन। क्लियर, ओटी में पूछ सकता है। इधर आ जाओ, अगली बार वो ये पूछ रहा, एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड मतलब समझते हो, एल्किल हैलाइड का मतलब होता है ये RX, ये एल्किल हैलाइड है और इसका अपचयन करा रहा है। मतलब इसमें क्या जोड़ रहा है आप, हाइड्रोजन से क्रिया करा रहा है, किसकी उपस्थिति में, निकिल की। हमने पहले ही बोला अपचयन जब भी कराते हैं तो या तो निकिल ले लो, या प्लेटिनम ले लो, या पैलेडियम, किसी की भी उपस्थिति में अपन क्या करा सकते हैं, हाइड्रोजन से क्रिया करा सकते हैं। तो निकिल की उपस्थिति में जब हाइड्रोजन से क्रिया होगी तो एक H आएगा और X के साथ निकल जाएगा, तो क्या निकल गया, और ये H कहां जुड़ जाएगा, R से, तो क्या बन गया, RH। अगर मान लें कि ये R की जगह होता CH3 और X की जगह होता Cl, तो तुम्हें पता है क्या बना, क्या बना, क्या ये क्या चेता नहीं जुड़गा, आ गई समझ में, क्या बना, एल्कीन। एल्कीन में भी क्या बना, मैथीन। क्लियर। तो अगर कोई पूछता है एल्किल हैलाइड का अपचयन कराने पर क्या बनता है, और अगर CH3Cl लोगे तो, क्लियर। अब इधर देखो बेटा, ये है RX और ये है RX, और दोनों की क्रिया काय की उपस्थिति में करा दी, सोडियम। 2 Na ले लो, 2 X निकल जाए, क्या निकल गया, 2NaX। 2 NaX के साथ निकल गए, R बॉन्ड R बचा, क्या बना, ये भी क्या है, इस अपक्रिया का नाम वोल्टेज। वोल्टेज अपक्रिया के द्वारा क्या बनाए जाते हैं, एल्कीन। हाँ गंजन, हेलो, हाँ हम आ जाए, आ जाए, हाँ। क्लियर, कर ले, और कर ले, कछु नहीं करना है, निशान लगे दिख रहा है, निशान लगे दिख रहा है जहाँ पे जे जे, जे दिख रहा है पीछे, जे जे OT पढ़ रहे, बाकी सब छोड़ने, ठीक है, पेज भेज दें भैया। अगला देखो इसी में जरा, बाकी भी तो निकाल लो ना, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना, सिग्मा पाई बॉन्ड निकालना, और संकरण निकालना, ये जरूर पेपर में आ सकता है क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पार्ट से। इसके बाद वो कभी और बाकी चीजें तो आप याद कर लोगे, ठीक है, समझने वाली चीजें केवल हम समझा दे रहे हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी। चलो दूसरे पार्ट पे आते हैं, इसके जस्ट बाद कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की अगर हम बात करें तो कार्बनिक रसायन में प्रश्नोत्तर लिख दें पहले, हैं, ये तो याद कर लिया हो ना ये, सब सो रहे सारे, सब बात हो गई थी फोन पे, इसीलिए तो 11th को पढ़ाते नहीं है। हाँ मौसा जी, बहुत महंगी हो रही है बाकी गाय, कितने की पड़ रही, जिंक की, हाँ ये के ही हूँ मैं, वो, हाँ वो सस्ती है, आप तो एक काम करो, जिंक रहने दो, वही करवा दो, मैग्नीशियम करवा दो, हाँ मैग्नीशियम करवा दो, जिंक रहने दो, हाँ हाँ ज्यादा महंगी है वो, वही करवा दो, हाँ 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 हाँ। चलो इधर देखो बेटा, इसके वो लिखो पहले, क्वेश्चन आंसर लिखो इसके। कार्बनिक रसायन पाठ का नाम,
यूनिट 8। कार्बन रसायन की अगर हम बात करें बेटा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो पहले, जो मोस्ट है। नंबर 1 इलेक्ट्रोमेरिक, लिखा है सबके पास, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। नंबर 2 प्रेरणिक प्रभाव। नंबर 3 अति संयुग्मन। टिप्पणी, टिप्पणी काय काय पे सर? 2 चीजों पर, कार्बोकैटायन और कार्बो एनायन, है ना। कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन, इन पर टिप्पणी लिखनी है आपको। इसके अलावा चौथे नंबर पे एक टेस्ट लिखवाया होगा, लेसने परीक्षण, है ना, लिखा होगा आपके पास। नंबर 5 क्रोमेटोग्राफी। नंबर 6 क्यों ड्यूमा या जेल्डोल विधि लिखवाई थी हमने, लिखी है ड्यूमा और जेल्डोल? करनी है, क्योंकि सिलेबस में है ड्यूमा और जेल्डोल, दोनों विधियां इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसका हम पे क्रॉस कर दिया, ठीक है। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पढ़ लेना, अगर हो जाए तो, नहीं तो ये ऊपर वाली सब करनी है, वो हो जाए तो ठीक है। इसके बाद इसमें जो आपका है, हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, सजातीय श्रेणी देखा होगा तुम्हारे पास, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, सजातीय श्रेणी, पूरा विशेषताएं भी इसकी, सजातीय श्रेणी की विशेषताएं भी लिखनी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन था आपके, उसमें 2 तरह के अभिकर्मक थे, हमने लिखवाए थे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, हाँ इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही। कुछ ना हो इतना तो याद करके जाना, ठीक है, इतने आपको पढ़ के जाने हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ आईयूपीएसी नेम आते हैं, तो आईयूपीएसी नेम तो सरल ही सरल आते हैं, अभी आईयूपीएसी नेम आपको इसमें बता रहा है थोड़ा थोड़ा, और कुछ ओटीज की, ठीक है, ये अपन थोड़ा तैयार कर ले रहे हैं। उस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में कुछ कॉमन चीजें हैं, तो वो जल्दी जल्दी याद भी हो जाएंगी आपको। इधर देखो बेटा, ये तो आपको पढ़ना है, ओटी पे आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में अगर हम देखें तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सूत्र उसमें भी इंपॉर्टेंट हैं, और एल्केन, एल्कीन और एल्काइन के सूत्र इसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन कभी कभी वो क्या पूछ लेता है, इसका सूत्र पूछ लेता है आपसे, इसका एल्कोहल का सामान्य सूत्र, तो आप लिख दोगे CnH2n प्लस 1, इधर 2 की जगह देखो कितना हो गया, 1, वैसे 2 होता था एल्केन के लिए, कितना कर दिया, 1, और क्या जोड़ दोगे इसमें, OH, क्या जोड़ दोगे इसमें, OH, तो इसका सूत्र हो जाएगा CnH2n प्लस 1 OH, ये एल्कोहल बन गया, क्लियर। तो अगर वो एल्कोहल का सामान्य सूत्र पूछता है तो ये होता है। अब इसी तरह अगर हम बात करें कि अब वो समाव्यक्त, इसमें भी समाव्यक्ता है ना, समाव्यक्ता उसमें कर ली थी क्या अपन ने, वो तो कहीं भी कर लो, चाहे उसमें चाहे इसमें, एक ही बात है, ठीक है, समाव्यक्ता आपको करनी है। इधर आओ, अब वो इसके बाद आपसे दूसरे नंबर पे ये पूछ रहा कि कौन माइनस आई प्रभाव दर्शाते हैं। 2 तरह के वो होते हैं, हमने लिखवाए हैं उदाहरण में, मतलब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, है ना, और लिखवाए हैं
ऋणात्मक मीजोमेरिक प्रभाव और धनात्मक मीजोमेरिक प्रभाव। इसके हमने वो लिखवाए होंगे बेटा उदाहरण कौन कौन दर्शाते हैं, है ना, एग्जाम्पल। तो इनके एग्जाम्पल जरूर पढ़ के जाना, आपके पास लिखे हुए हैं। क्लियर। लेकिन अगर वो माइनस आई की बात कर रहा, माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव की बात कर रहा, तो माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव में अगर हम बात करें तो माइनस आई प्रेरणिक प्रभाव में आता है आपका माइनस में F, माइनस में NO2 और माइनस में C6H5। ये हमेशा ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाएंगे, मतलब ये सभी माइनस आई प्रभाव दर्शाएंगे। क्लियर। तो ये याद रखना है, बाकी तो आप उससे याद करके जाओगे वैसे तो, ठीक है। इसमें से ओटी आ सकती है कि कौन ऋणात्मक दर्शाता है कौन धनात्मक। इसके बाद अगर हम बात करें तो वो ये पूछ सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है। और वो ये पूछ सकता है कि इसमें बंध कोण का मान कितना होगा, तो बंध कोण का मान वही चलेगा जो sp3 संकरण में चलता है, 109 डिग्री। क्लियर। चलो इधर आओ, इधर देखो जरा, एक वो उदाहरण दे रहा CH3 बॉन्ड CH बॉन्ड COOH, सॉरी पहले लिखा OH कोष्टक में और फिर लिखा COOH, ठीक है, ये लिखा है ऐसा। और वो पूछ रहा है ये कौन सी समाव्यवस्था दर्शाएगा, तो ये कौन सी समाव्यवस्था दर्शाएगा, ये हमेशा प्रकाशिक समाव्यवस्था दर्शाएगा। अब हम ये बता रहे हैं कि प्रकाशिक समाव्यवस्था क्यों दर्शाएगा, प्रकाशिक समाव्यवस्था दर्शाएगा तो क्यों दर्शाएगा ये प्रकाशिक समाव्यवस्था, तो प्रकाशिक समाव्यवस्था वो दर्शाते हैं जिनमें किरेल कार्बन हो। अब सर किरेल कार्बन इसमें दिखाई दे रहा क्या, बिल्कुल दे रहा। कहां से देखो, इस कार्बन को गौर से देखो, इस कार्बन को गौर से देखो, तो इस कार्बन से एक तरफ क्या जुड़ा है CH3, एक तरफ क्या जुड़ा है H, एक तरफ क्या जुड़ा है OH, और एक क्या जुड़ा है इससे COH। देखो इस कार्बन से चारों अलग अलग समूह जुड़े। तो जब किसी कार्बन से चारों अलग अलग समूह जुड़े होते हैं तो उस कार्बन को बोलते हैं किरेल कार्बन, तो प्रकाशिक समाव्यवस्था इसमें पाई जाएगी इस तरह के यौगिक में। क्लियर। तो बस ये देखना है तुम्हें कि ये कार्बन से अगर चार अलग अलग समूह जुड़े तो समझो वो कौन सी समाव्यवस्था दर्शाएगा, प्रकाशिक समाव्यवस्था, और कौन सा कार्बन होगा उसमें किरेल। पूछ लेता है कभी कभी कोई प्रकाशिक समाव्यवस्था किस कार्बन के कारण प्रदर्शित होती है, किरेल कार्बन, ठीक है। इसके बाद फॉर्मेलिन, ये सूत्र वगैरह हैं, इसकी ओटी पे भी देखो हमने निशान लगा दिए, इसकी ओटी पे निशान लगे हैं, दिख रहा है अलग, कितनी पढ़नी है ये देखो, सब छोड़ दें, 1 2 3 4 5 6 सब छूटी, जौन पे निशान लगे वही पढ़ने बस, ठीक है। पेज डाल देंगे, आगे बढ़े, IUPAC नेम पे आओ, छोटे छोटे IUPAC नेम तो बनाना आनी चाहिए। इधर देखो बेटा, यूं सिंपल ही आते हैं, ज्यादा कठिन आते नहीं। हेलो, हाँ प्रोसेस में अगर हो गई है तो 50-50% है, कैंसिल हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। क्या रहते हैं कि मुझे आपने कि बहुत महंगी है, चिकन है, फिर भी आप 100 रुपया है, हाँ हाँ, नहीं तो आप तो अगर हो गई हुई तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं गई हुई तो रुकइए। हाँ 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 ठीक है, हाँ। चलो इधर देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो नेमिंग, IUPAC नेमिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले IUPAC नेमिंग में हमें ये याद रखना है कि कोई भी आप अणु सूत्र जब लिखते हो तो उस अणु सूत्र को जब संरचना सूत्र में बदलते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस पे फॉर्मूला कौन सा लग रहा, इसमें एल्केन का फॉर्मूला लग रहा है या एल्कीन का लग रहा है या एल्काइन का लग रहा है। जैसे आपके पास पता है C2H2 लिखा, तो इसका इसका इसमें पता नहीं चलेगा तुम्हें कौन सा फॉर्मूला लग रहा, अलग समझ में आ रहा, CnH2n, ये लग रहा कि CnH2n-2 CnH2n-2, क्योंकि सर CnH2n AN डबल है, फिर -2 घटा दिए, दो थे कि आ गए, इस पे C2H2 है ना, दोनों में 2 है, तो अगर ये 2 है तो ये 4 हो गया, फिर 2 घट के फिर 2 हो गए, आ गया समझ में, है ना। तो ये पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। दूसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि मान लें किसी भी संरचना को इसका पूछ रहा IUPAC नेम लिखो, तो इसका IUPAC नेम हम संरचना सूत्र से बना लेते हैं। सबसे पहले 2 कार्बन, तो कार्बन लिख दिए 2, कितने हाइड्रोजन है, एक एक जोड़ दो दोनों से, ट्रिपल बॉन्ड आएगा सर, और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं आयन, इसका नाम हो जाएगा सर एथाइन, ये एथाइन हो गया, है ना। इसी तरह अगर सर 3 कार्बन होते और यहाँ पर डबल बॉन्ड होता तो इसका नाम होता प्रोपाइन, बिल्कुल सही होता प्रोपाइन, क्योंकि इससे कितने H जुड़े होंगे, 3, इससे 1, इससे 2, है ना, क्योंकि 2 बॉन्ड खाली है तो 2 H,
एक H और इससे 3 H, है ना। इसी तरह अगर किसी ने पूछा ब्यूटाइन का, तो ब्यूटान का ऐसा बनेगा, उसमें 4 कार्बन आ जाएंगे। पेंटाइन का एक और बढ़ा दिए, है ना। किसमें, अच्छा ईन वाला, हाँ ईन वाला ट्रिपल बॉन्ड आएगा, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो ईन ए आयन में चला जाएगा, क्लियर। ईन में डबल आएगा। अब यहां देखो, अब हम बात करते हैं, कभी कभी जो पूछता है एग्जांपल वो ये पूछेगा तुमसे, एक तरफ डबल एक तरफ ट्रिपल, ऐसे एग्जांपल पूछता है बोर्ड में, मतलब बोर्ड से पेपर आएगा। तो एक ईन वही है, आयन भी है। अब ईन कहां से स्टार्ट करोगे, तो ई से। आयन कहां से स्टार्ट करोगे, इससे। इसमें ई आया, इसमें आयन, तो पहले इसको लिखोगे, बस ये याद रखना है, डबल बॉन्ड को पहले और ट्रिपल बॉन्ड को, और नंबरिंग भी यहीं से होगी 1 2 3 4, क्लियर। बस यही चीजें कठिन होती हैं थोड़ी, आगे समझ में। तो यहां पर अगर अपन बात करें तो क्या हो जाएगा, 1 ईन, सही है। 4 आयन, डैश लगा दो बीच में दोनों तरफ 4 की, इस तरफ भी और इस तरफ भी, 4 आयन ब्यूट नाम हो गया, 1 इन 4 आयन ब्यूट, क्लियर। अगर इसको पीछे लगाओगे 4 ब्यूटाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4, क्लियर। अब कभी कभी वो ऐसे पूछ लेता है सिंपल में, वो एक सी दे देगा, एक सी इस पे, एक सी डबल बॉन्ड भी है, एक क्लोरीन जुड़ा, इसका नाम बनाना है। तुम कह दोगे नंबरिंग यहीं से करेंगे, 1 2 3 4, यहीं से होगी नंबरिंग, डबल बॉन्ड है 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 जो तुमने लिखा, तो ये जो आपका 1 है, इस 1 पे डबल बॉन्ड है, तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये काय से है, ये क्या है, ईन, इसके पहले जो क्लोरो आ रहा, तो पहले क्लोरो को लिख दो, 3 क्लोरो, तीसरे पे क्लोरीन है, 3 क्लोरो, आ गया समझ में। फिर डैश 1, आ गया समझ में, क्या हो जाएगा, ब्यूटीन, खत्म ना। 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, क्लियर। 3 क्लोरो 1 ब्यूटीन, एक सीएल ऊपर और जोड़ दे तो सर ये हो जाएगा 3,3, देखो तीसरे पे ऊपर तीसरे पे नीचे, 3,3 डाई क्लोरो, क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, ठीक है। आईयूपीएसी नेम का शायद वीडियो डला होगा, उस पर देख लोगे आप, ग्रुप पे डला है आपके या हमारे चैनल पे डला होगा, तो उसको देख लोगे। अब मैं बहुत सारा कवर करना है जल्दी जल्दी से, आप देख लोगे आगे का, ठीक है। चलो अगली नेक्स्ट यूनिट में शायद हमारे ख्याल से रेडॉक्स अपक्रिया है, और रेडॉक्स अपक्रिया में जो निकालने के लिए आता है, वो निकालने के लिए आता है आपका ऑक्सीकरण संख्याएं, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आती है रेडॉक्स अपक्रिया में। तो अगर हम यूनिट 7 की बात करें, यूनिट 7 रेडॉक्स अपक्रिया, तो रेडॉक्स अपक्रिया में जो भी आएगा आपका, वो आएगा आपका रेडॉक्स अपक्रिया में सबसे पहले हमें पढ़ना क्या है, ऑक्सीकरण किसे कहते, है ना, अपचयन किसे कहते, ठीक है। इसके बाद रेडॉक्स किसे कहते, ऑक्सीकारक किसे कहते, अपचायक किसे कहते, है ना, ऑक्सीकरण संख्या निकालना आना चाहिए, है ना, यही सब चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर हम बात करें सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालना कैसे सीखना है, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए बस पूरा फोकस ऑक्सीकरण संख्या पे करना है, ठीक है। ऑक्सीकरण क्योंकि उसी में से ओटी वगैरह बनेगी, ठीक है। अब यहां पर अगर अपन बात करें, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अब आप समझ लें थोड़ा अच्छे से, थोड़ा अपन अच्छे से समझ लें इसको, धातु और अधातु दो चीजें होती हैं, ठीक है सर। अधातुओं में हमेशा अपचयन होगा और धातुओं में हमेशा ऑक्सीकरण होगा, मतलब ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन देते, क्लियर। इसमें क्या आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आ गया समझ में। इसमें धातुएं आ जाएंगी जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक, कॉपर, सब धातुएं इसमें आ जाएंगी, क्लियर। तो धातुओं का हमेशा क्या होगा, ऑक्सीकरण, और अधातुओं का हमेशा क्या होगा, अपचयन। अगर एक अपक्रिया है जिस अपक्रिया में धातु अधातु के साथ क्रिया कर रही है, जैसे हमने कहा Na किससे क्रिया कर रहा, Cl से,
और बना रहा NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये धातु, ये अधातु, तो ये अपक्रिया हो गई रेडॉक्स। कौन सी हो गई? क्योंकि इसमें ऑक्सीकरण ऑप्शन साथ साथ हो रहा। क्लियर? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपन, सबसे पहले हमें क्या याद करना है, सबको पहले याद करा दिया, तो रिवीजन चल रहा है बेटा, फास्ट चलेगा। सबसे पहले 1 और 2 ग्रुप की बात करें, सबको पता है एलिना की रफ से फरियाद, बेटा मांगे 400 पर, इस पे +1, इस पे +2, बैगन आलू गाजर इन थैला +3। क्लियर? सब पे 3 चार्ज होते हैं। इसके बाद फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इन सब पे -1, ऑक्सीजन पे -2, इतना याद रखना है। नाइट्रोजन पे -3। क्लियर? इतना कॉमनली आपको याद रखना है, तो आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालना आ जाएगा। अब आ जाएगा, इतना याद होना चाहिए। पहले वर्ग के तत्वों पे +1, दूसरे वर्ग के तत्वों पे +2 और 13वें समूह के तत्वों पर +3 और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे -1, ऑक्सीजन पे -2 और नाइट्रोजन पे -3। अब वो पूछ रहा K2MnO4 में Mn पे कितना ऑक्सीकरण संख्या होगा, है ना, जिस पे भी स्टार बना आए, नीचे ऐसी लाइन खींची आए, समझो वही को निकालना। ठीक है, तो स्टार बना आ गया, तो के कितना है 2, तो सबसे पहले 2, एक के पे कितना चार्ज होता है +1, इसकी निकालना, इसको मान लिया x। 4 ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, बराबर में 0 चलेगा। क्या आ गया? 2 + x -8 = 0, यही आएगा। क्या आ जाएगा? x इक्वल, उस तरफ जाएगा ये प्लस का, ये जाएगा तो माइनस का, और ये आ गया x इक्वल +6, निकालना आ गया ऑक्सीकरण संख्या। क्लियर? सिंपल है, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। एक आध और एग्जांपल देख लो। अब कुछ चीजें आपको कॉमनली याद रखनी, कभी कभी पूछ लेता है, कैसे? Cn पे -1, NH2 पे -1, ठीक है, ये याद रखना है तुम्हें। Cn पे, NO2 पे -1, NO3 पे भी -1, और बाकी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पे तो पता ही है -1 होता है। क्लियर? अब वो ये पूछ सकता है तुमसे, ऐसा दे देगा K4 FeCN का होल 6, ऐसा दे दिया, बच्चा भड़बड़ा गया। कैसे निकाले भैया इसकी ऑक्सीकरण संख्या? सिंपल निकालनी है, मान रखना है, पूरे Cn का मान रखना है। Cn पे टोटल चार्ज कितना होता है? -1, तो -1 है Cn का। आ गया समझ में? इसमें कार्बन और नाइट्रोजन का अलग अलग नहीं रखना, नहीं तो तुमको नाइट्रोजन पे -3, तो -3 नहीं चले थे नाइट्रोजन को, ये तो सीधा Cn का -1 NH2, ये पूरा ये चार्ज चलेगा। क्लियर? तो तुम कह दो भैया ये 4 हो गए, इंटू +1 के है ना, इसको निकालना, इसको क्या मान लिया? x। कितने? 6, Cn पे टोटल -1 होता इक्वल 0, आ गया 4 + x -6 इक्वल 0, x इक्वल 6 - 4, x इक्वल +2, निकल आया इसका +2 चार्ज। क्लियर? आ गया समझ में? आ गया निकालना ऑक्सीकरण संख्या में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आ जाओ, अब तो तुम सबके निकाल लोगे। और देखो ऑक्सीकरण संख्या की ओटी है, देखो पूरी ओटी ऑक्सीकरण संख्या की, देखो पूरी ओटी ऑक्सीकरण संख्या की है। अब वो कह रहा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अपक्रिया को क्या कहते हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता अपचयन, इलेक्ट्रॉन जिसमें निकलता है उसमें ऑक्सीकरण, दोनों साथ साथ हो रही रेडॉक्स, ये ओटी है। क्लियर? ठीक है, हाँ, क्या इसमें ऑक्सीकरण इक्वल 0 चलेगा हमेशा, उस तरफ ले जाओगे 0 में ले जाओगे। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि हमेशा 0, जैसे वो पूछ रहा है NO3 पे 1 नेगेटिव, और अब निकालने के लिए पूछ रहा, तो ये -1 आएगा, 1 नहीं आएगा, -1 आएगा। जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ आएगा। अगर यहाँ प्लस है तो +1 आएगा, अगर ये प्लस के 2 है तो +2 आएगा, अगर ये प्लस के 3 है तो +3। तो इक्वल में जहां 0 ले रहे थे, वो ऊपर वाला चार्ज वहां चला जाता है, और फिर घटा बिटा के काट पीट के निकाल दो। आ गई समझ में? समझ गए? जो वाली चीज कहां आ जाए, ओटी की भी हम भेज देंगे, सबकी ओटी पे निशान लगा के लाए हम घर से, हमें केवल फोटो खींच के डालना है और तुम लोगों को भेजना है। ठीक है, चलो अगला पार्ट आओ, साम्य अवस्था। साम्य अवस्था में तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सीमित ही हैं। साम्यावस्था पार्ट कौन सा है? 5, 6। साम्यावस्था 6 में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसमें सबसे पहले तो यही है आपका कि एक तो केपी-केसी में संबंध, द्रवणपाती क्रिया का नियम है ना, द्रवणपाती क्रिया का नियम,
है ना। और नंबर 2 पे क्या है, केपीकेसी में संबंध, है ना, आपके पास लिखा हुआ है पहले से, हमने लिखवाया है केपीकेसी में। इसके बाद तीसरे नंबर पे संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, इस क्वेश्चन को अभी हम समझाएंगे, ठीक है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार को, संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार के बाद अगर हम बात करें तो पीएच पैमाना लिखा है आपके पास, इसको आप कर लोगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखना बेटा, पीएच पैमाने में 10 पे घात -2 तो पीएच 2 हो गया, ये ध्यान रखना, जो माइनस की पावर होती है वही पीएच होता है उसका। क्लियर। ओटी में क्या पूछता है, ओटी में पूछता है रक्त का पीएच 7.4, रक्त कैसा होता है, क्षारीय। जल का पीएच 7, आ गई समझ में। इस तरह का क्वेश्चन जब आप क्लास 10th में थे, थोड़ा पहुंच जाए वापस, क्लास 10th में थे तो क्वेश्चन आते थे, जैसे ए का एक पीएच मान 3 है, बी का पीएच मान 7 है, सी का पीएच मान 10 है, वो ये पूछ रहा है इसमें से कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है ना। तो आप तुरंत कह देते थे कि 0 से लेके 6 तक ये सब अम्ल होते हैं सर, 7 वाला सर उदासीन होता है, उसके बाद 8 से लेके 14 तक के सभी क्या होते थे, क्षार। अब जे मान जितना ज्यादा घटेगा उतना प्रबल अम्ल, जे मान जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना प्रबल क्षार। तो अगर हम बात करें तो 3 4 और यहां दे दिया 9 और 10, तो अगर आप कहोगे ये प्रबल अम्ल है क्योंकि इसका मान 3 है, ये ऊपर है, 4 उसके नीचे है, तो ये दुर्बल अम्ल है। क्लियर। इसके कंपैरिजन इन दोनों में ये उदासीन है सर, ये दुर्बल क्षार है और ये प्रबल क्षार है, क्योंकि 9 के बाद 10 आएगा नीचे की तरफ। आ गया समझ में। तो ये चीज थोड़ा हमने इसमें समझा दी, इससे इस तरह का अगर अम्ल क्षार की उसमें पूछे कि किसका पीएच मान के आधार पे अम्ल कौन प्रबल है कौन दुर्बल, तो आप बता सकते हो। रक्त के लिए याद रखना है। और जल का 7 होता है पीएच। पीएच पैमाने के बाद अगर हम बात करें तो पीएच पैमाने के बाद विलेयता गुणनफल लिखा होगा आपके पास, और सक्रिय द्रव्यमान की परिभाषा। सक्रिय द्रव्यमान किसे कहते हैं, विलेयता गुणनफल, विलेयता गुणनफल, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक आज में धारणा होगी 3, लुईस की संकल्पना, ब्रोस्टेन-लॉरी की, और आर्हीनियस की, है ना, अम्ल क्षार की धारणा, है ना, वो भी हम थोड़ी हिंट दे देंगे अभी। और बफर विलयन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बफर विलयन, बफर विलयन, अम्ल क्षार और उसका सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस पार्ट में। चलो इधर देखो बेटा, अब हम इसमें जो चीजें समझ रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें, पहले ओटी पे आओ, ओटी के बाद कुछ टॉपिक को हम इसमें देख लेंगे जल्दी जल्दी। चलो इधर आओ। सबसे पहले वो बात कर रहा है इसमें ओटी के लिए, अगर हम बात करें तो ओटी तो आप इससे याद कर लोगे, जो सरल सरल ओटी वो तो डायरेक्ट याद करनी है, हम इसमें से कुछ चीजें बता दे रहे हैं। संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार वाला टॉपिक था, है ना, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार वाला। इधर देखो जरा, जैसे हमने कहा ये क्या है, HCl है, क्या है, एक अम्ल है ना। इसमें से अगर एक H पॉजिटिव हट जाए, H किसके रूप में हट गया, पॉजिटिव के रूप में, तो क्या बचा, केवल ये बचा, केवल Cl नेगेटिव, तो ये कहलाएगा संयुग्मी क्षार। मतलब किसी भी अम्ल में से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो शेष बचता है वो क्या कहलाता है, क्लियर।
अब इसी तरह अगर हम बात करें NaOH की, या और दूसरा कोई भी ले लो, ए अम्ल हो गया, आप क्षार में ले लो, आप NaOH ले लो, ठीक है। क्षार के लिए क्या लेना है, इसमें लिखा होगा तुम्हारे पास संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार में सरल भाषा में लिखवा है। लाओ इधर, इधर देखो बेटा। अब जैसे मान लें NH3 ले लिया, और इस NH3 ने क्या किया, H पॉजिटिव जो इसमें निकला था इसमें आके जुड़ गया, तो ये बन गया NH4 पॉजिटिव। तो ये क्या था, क्षार, तो ये बन गया इसका संयुग्मी अम्ल। एक और उदाहरण देखो इसमें, जैसे हमने NH3 की जगह ले लिया H2O जल, और इसमें आके H पॉजिटिव जुड़ गया, तो ये हो जाएगा H3O पे पॉजिटिव। इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोनियम आयन। किसी ने पूछा हाइड्रोनियम आयन क्या है, संयुग्मी क्षार है, संयुग्मी अम्ल है, क्या है, तो आप कह दोगे ये H पॉजिटिव ले रहा, इसलिए ये संयुग्मी क्या होगा, क्षार। क्या होगा, NH3 संयुग्मी क्षार, H2O संयुग्मी क्षार, क्योंकि ये H पॉजिटिव ले रहे, तो जो H पॉजिटिव लें वो संयुग्मी क्षार। जो H अम्ल में से H पॉजिटिव निकलने के बाद जो बचे, जो देता है वो संयुग्मी अम्ल। जैसे HCl ने क्या किया, H पॉजिटिव दे दिया, आ गया समझ में? गलत हो गया क्या? हाँ, जो दे रहा वो क्षार, जो लेता है वो अम्ल। तो यहां पर ले रहा, तो ये हो जाएगा संयुग्मी अम्ल, ये हो गया संयुग्मी अम्ल। बस ये तुम्हें इतना याद रखना है कि किसमें से H पॉजिटिव निकल रहा और किसमें से H पॉजिटिव जुड़ रहा। जिसमें से निकल रहा वो आपका, जिसमें से निकल रहा वो क्या कहलाएगा, अम्ल में से निकल रहा। ये संयुग्मी अम्ल नहीं है, अम्ल में से निकल रहा तो संयुग्मी क्षार, और क्षार में से निकलेगा तो बनेगा संयुग्मी अम्ल। बस इधर देखो बेटा, अब ये तुम याद कर लोगे। अब इधर देखो जरा, NH3 प्लस H पॉजिटिव, ये बना NH4 पॉजिटिव, ये है क्षार, तो क्षार हमेशा बनाएगा संयुग्मी अम्ल, ठीक है, क्लियर। और ये था CH3COOH, इसमें से क्या निकल गया, CH3COO नेगेटिव, H पॉजिटिव निकल गया, इसने H पॉजिटिव दे दिया, तो ये वैसे क्या था, अम्ल, तो ये बनाएगा संयुग्मी क्षार। अम्ल हमेशा संयुग्मी क्षार बनाएंगे और क्षार हमेशा संयुग्मी अम्ल। और दोनों में कितने का अंतर होगा, एक H पॉजिटिव का, दोनों में एक H पॉजिटिव का अंतर, ऊपर भी और नीचे। तो जब किसी अम्ल और क्षार में एक H पॉजिटिव का अंतर होता है तो वह संयुग्मी अम्ल व संयुग्मी क्षार कहलाते हैं। क्लियर, ठीक। अब हम बात करते हैं अगली जो चीज है बेटा, वो अगली चीज हम यहां पर थोड़ा सा समझा दे रहा है। इधर देखो, जैसे विलेयता गुणनफल भी टॉपिक था एक ऊपर, विलेयता गुणनफल याद कर लोगे लगभग, विलेयता गुणनफल तो कर लोगे ना। विलेयता गुणनफल किसके लिए, सबसे पहले किसने दिया था विलेयता गुणनफल का, विलेयता गुणनफल दिया किसने था, आर्हेनियस। विलेयता गुणनफल के बारे में किसने समझाया था, आर्हेनियस नहीं, द्रवणपाती क्रिया पर आधारित था ये, और द्रवणपाती क्रिया पर आधारित था। तो द्रवणपाती क्रिया का नियम क्या कहता है कि सांद्रताओं का अनुपात, जैसे मान लो कोई अपक्रिया हो रही है AB और रिवर्सिबल एरो, A पॉजिटिव B नेगेटिव में टूट रहा, तो इसकी सांद्रता और इनकी सांद्रता का अनुपात, ये कहलाएगा विलेयता गुणनफल। काय से दर्शाते, K से। इनकी सांद्रता हमेशा कहां आएंगी, ऊपर, और इसकी सांद्रता हमेशा कहां आएगी, नीचे। क्लियर, आ रहा समझ में? ये कैसा था, सॉलिड आयनों के रूप में टूट गया, AQ और AQ, एक्वस, तो ये आएगा इसके नीचे AQ, इसके नीचे भी AQ, इसके नीचे S, सॉलिड। क्लियर, ये आपका विलेयता गुणनफल का क्या बन गया, सूत्र। अब वो क्या कह रहा, वो ये कह रहा कि अगर विलेयता गुणनफल जो चीज, अब इसको यहां लाओ तो ये हो जाएगा K, AB के नीचे क्या आ गया, सॉलिड, तो ये चीज तो यहां सामने है ही पहले से, A एक्वस पॉजिटिव और B नेगेटिव एक्वस। क्लियर, जो चीज ठोस अवस्था में होती है उसकी सांद्रता हमेशा कितनी मानी जाती है, एक। ये देखो सॉलिड लिखा ना, सॉलिड माने ठोस,
तो इसकी सांद्रता कितनी होगी, एक का के में गुणा होगा तो ये हट जाएगा। तो देखो ये आ गया के बराबर ए पॉजिटिव इन दोनों का गुणनफल, समस्त धनायनों और समस्त ऋणायनों की सांद्रता काय में, जलीय विलयन में, किसी भी जलीय विलयन में समस्त धन आयनों की सांद्रता और समस्त ऋण आयनों की सांद्रता का गुणनफल कहलाता है। इसको काय से दर्शाते हैं, ये से। क्लियर? ठीक। इसके बाद अगर बेटा और बात करें हम, तो कभी कभी वो ऐसे दे देता है, जैसे मान लो उसने दे दिया PCl5 है और ये रिवर्सिबल एरो टूट रहा PCl3 में और Cl2 में, ये टूट रहा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या निकालना है, इसके लिए हमें साम्य स्थिरांक का मान निकालना है। तो आप हमेशा याद रखेंगे, प्रारंभ में हमेशा इसको माना A, ये 0, ये 0। क्लियर? मान ले x मात्रा में टूट गया तो यहां कितना बचेगा, कब टूटेगा ये x मात्रा में, साम्य अवस्था के समय। किस समय? तो यहां x, आयतन मान लें इसका कितना है, टोटल v। तो साम्य अवस्था पर अगर हम सांद्रता की बात करें, अब सांद्रता की बात करें तो सांद्रता क्या होता, n बटे v, अणुओं की संख्या बटे आयतन। अणुओं की संख्या कितनी बची, इतनी, तो ये हो जाएगा ए माइनस एक्स अपॉन ये सांद्रता, यहाँ एक्स अपॉन ये सांद्रता, यहाँ एक्स अपॉन ये सांद्रता। क्लियर? इसकी सांद्रता एक्स अपॉन भी, इसकी सांद्रता एक्स अपॉन भी, इसकी सांद्रता ये माइनस एक्स अपॉन भी। क्लियर? साम्य स्थिरांक को कैसे दर्शाते, केसी से, ये चीज ऊपर, ये चीज आगा तुम्हें समझ में, एक्स अपॉन भी, एक्स अपॉन भी और नीचे ए माइनस एक्स अपॉन भी। हेलो, हाँ, नहीं अभी क्यों, इतनी देर से क्यों नहीं आया, हमने तो 3 यूनिट 4 यूनिट का रिवीजन करवा दिया। आ जाओ, आने को आ जाओ। क्लियर? यहां देखो बेटा, अब ये जो आपका एक्स ए माइनस एक्स अपॉन वी, इसको यहां लाओगे पलट जाएगा, पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसको अपन क्या लिख सकते, तो आप लिख सकते, इधर देखो, पहले इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसको अपन ऐसे लिख सकते, ऊपर का मिटा दें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, यहां तक, इसको मिटा दे रहे, इसको हम ऐसे लिख सकते सर, कैसे, केसी बराबर एक्स का स्क्वायर अपॉन वी का स्क्वायर लिख सकते है ना, इनटू ये चीज जाएगी ऊपर तो पलट जाएगी, वी कहां आएगा ऊपर और ए माइनस एक्स कहां आएगा बेटा, बी से वी कैंसिल, क्या आ गया, केसी बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन ए माइनस एक्स इंटू, इतना निकालना आना चाहिए साम्य स्थिरांक का मान। आ गया समझ में सर, ये तो हमें आ ही गया, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, मैथमेटिकली था और बिल्कुल सिंपल था, है ना। ए था, टूटा किसमें, एक्स में और एक्स में, सांद्रता क्या आएगी, एक्स अपॉन भी, एक्स अपॉन भी, ए माइनस एक्स अपॉन भी। ऊपर किसकी सांद्रता रखोगे, इनकी, इस तरफ वालों की, और यहां किसकी सांद्रता रखोगे, इस तरफ वालों की। उत्पाद की सांद्रता ऊपर आती है और क्रिया कारक की सांद्रता, बस काट पीट के निकाल दो। ठीक है, ऐसे ही अगर एक आध और आ गो तो बताओ सर, एक आध करके और, तो हम करें यहाँ पेपर में, अगर आ गो इस तरह का, दो इधर आओ, वो कह रहा है तुम्हारे पास दो चीजें हैं, H2 प्लस I2, दो चीजें मिलके HI बना रहा है, वो भी कितने, दो, कितने बना रहा है, दो। समीकरण संतुलित मिलेगा आपको। चलो हो जा स्टार्ट, इसको मान लेंगे, इसको मान लो B, ये क्या है, 0 है, सही चल रहा है। इतने का इसमें से x अणु गया, इसमें से x अणु गया, तो यहां क्या बचेगा, a माइनस एक्स, और यहां क्या बचेगा, b माइनस एक्स। यहां कितने निकल गए, 2, तो क्या आ गया, 2x। क्लियर? सांद्रता अगर लिखेंगे तो b आ जाएगा बटे में, क्या है, सरल है, अब तो हम कर लें सर, कर ले, क्या है, केसी बराबर, जल्दी बताओ किसको, इसको ऊपर क्या आ जाएगा, 2x अपॉन, नीचे क्या आएगा, ये माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन, जोइया है, जोइया है कि नहीं है, ये तो देखो गौर से, अब यहां पर देखो 2 लगा है, लिख रहा है कि नहीं, 2 नहीं लगाएंगे तो 2 माइनस एक्स की पावर कितनी चढ़ जाएगी, ये 2 आगे लगा,
तो पावर में चला जाएगा, तो यहाँ पावर 2, अब पावर 2 तो देखो जेबी डबल और जेबी डबल नहीं होगा, होगा। तो देखो भी कितने हैं, 2, नीचे भी कितने हैं, 2, कट गए सब रे, लियो लियो। ऊपर भी का स्क्वायर था तो दोनों भी से दोनों भी कैंसिल। अब जो को गुणा करो तो जो आए 4x², आएगी नहीं? आगे समझ में, केसी बराबर क्या आ गया, 4x², नीचे क्या आ गया, दैट्स ऑल, खत्म। आगे निकालना, करे ने, आ जाए तो करे आओ, हैं, ठीक है। बाकी सब तुम कर लोगे, नोट्स में है, हम केवल और केवल हिंट देंगे आपको बस। बाकी सब परिभाषाएं वगैरह तो याद ही करनी है, समझने का ज्यादा कुछ है नहीं। हाँ वो जरूर समझ लो। इधर देखो बेटा, 3 धारणाएं इंपॉर्टेंट। पहला आर्हीनियस, हमने क्षार की धारणा अच्छे से समझ लो, इनमें बहुत कंफ्यूजन होता है। आर्हीनियस, ब्रोंस्टैंड लॉरी और लुईस, है ना। अब सबसे पहले अगर हम बात करें, आर्हीनियस ने क्या बताया, जो H पॉजिटिव देते हैं वो अम्ल, जो OH नेगेटिव देते हैं, अच्छा दोनों दे रहे। क्लियर, आ गया समझ में। लेकिन ये तभी देंगे जब क्रिया काय से हो, तभी देंगे, तभी दें जल की उपस्थिति में, है ना। जो H पॉजिटिव देते हैं या H पॉजिटिव लेते हैं। तो वैज्ञानिकों ने ये कहा कुछ पदार्थ तो ऐसे होते हैं जो जलीय विलयन में नहीं भी घुलेंगे, और मान लो NH3 ये गैस है और ये क्षारीय होता है, आ गया ना। तो इसको जल की अनुपस्थिति में बताना है, तो फिर ये धारणा आई। इनने ये बताया कि जो H पॉजिटिव लेते हैं वे क्षार, और जो H पॉजिटिव देते हैं, इनके में दोनों H पॉजिटिव थे, इनके में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव था। क्लियर, अंतर समझ में आ गया। इनने क्या बताया ब्रोंस्टैंड लॉरी ने, H पॉजिटिव जिसको प्रोटॉन बोलते, क्या बोलते, प्रोटॉन, प्रोटॉन देने वाले, प्रोटॉन दाता क्षारीय और प्रोटॉन ग्राही अम्लीय होता है, मतलब लेने वाला। अब इधर आ जाओ लुईस की। लुईस ने क्या बताया, लुईस ने ये बताया इनके में ये चला, इनके में ये चला इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देगा वो क्षार, जो इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा वो अम्ल। ये लेने को दर्शा रहा, ये देने को दर्शा रहा। क्लियर, आ गया समझ में। तो जैसे उन्होंने कहा NH3, और इस नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है, और यहां है BF3, इसको जोड़ा चाहिए, इसको चाहिए, इसको दे सकते, ये दे सकता, तो ये अपना जोड़ा इसको दे देगा। तो ये कहलाएगा लुईस के अनुसार क्षार, और ये कहलाएगा लुईस के अनुसार अम्ल। क्लियर, बाकी इसकी भी ओटी हम भेज देंगे पूरी, कर लोगे आप उससे ही, ठीक है। किसका क्या करना, पूरा नाम तो हम ही को नहीं पता बेटा, शायद JS लुईस था ऐसे कुछ। इसके बाद आपका अगला जो टॉपिक है बेटा वो है रासायनिक ऊष्मागतिकी, है ना। कौन से नंबर का पार्ट था ये, पार्ट 5। ये तो सरल है, कर लोगे, इसमें वही है, डेरिवेशन है कुछ, कर लोगे। डेरिवेशन बता दे रहा है, उसमें भी डेरिवेशन मोस्ट कौन से हैं, एक तो ये पढ़ के जाओ आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेंस का नियम। एक जी वाला पढ़ के जाओ, डेल जी बराबर डेल एच माइनस टी डेल एस। क्लियर, एक ये पूछ सकता वो, ये यही था, इससे ही संबंधित है ये मुक्त ऊर्जा, ठीक है। क्लियर, इसके बाद संभवन ऊष्मा,
उदासीनीकरण ऊष्मा, इनकी परिभाषाएं छोटी छोटी सी है ना, परिभाषा हम सिखा दे रहे हैं आपको। इधर देखो, जैसे मान लें H2O है, बर्फ है, और इसको पिघला रहे हैं हम, तो ये बन रहा है H2O से द्रव, लिक्विड। बस ये जो आपने जल लिया, ये कितना मोल लिया, तो 1 मोल ठोस को 1 मोल द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत होगी उसे कहेंगे गलन। गल रहा हो ना जो, गलन ऊष्मा। आ गई समझ में? तो हमेशा कितना चलेगा, 1 मोल, हमेशा 1 मोल। 1 मोल ठोस से 1 मोल गैस, 1 मोल ठोस से 1 मोल द्रव, 1 मोल द्रव से 1 मोल गैस, 1 मोल चलेगा, हमेशा 1 मोल चलेगा। क्लियर? बाकी इसमें और भी चीजें हैं, जैसे ये वाला डेरिवेशन था बेटा, एक इंपॉर्टेंट है, एंथैल्पी परिवर्तन ऊष्मा के बराबर होता है। एक ऊष्मागतिकी का इसमें प्रथम नियम है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर, है ना? तो ये सभी क्वेश्चन आप पढ़ के जाएंगे, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अंतर, ये आप पढ़ के जाओगे। क्लियर? ठीक है, इतना आप पढ़ लोगे।